साल 2023 में 2 महीने और 5 स्टेट्स के इलेक्शन बाकी हैं। आज बात इसी की करेंगे। तो जिन 5 स्टेट्स में इलेक्शन है उनके नाम है मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 3 दिसंबर को इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। मध्य प्रदेश क्योंकि मेरी और अभिषेक की नेटिव स्टेट है, इसलिए यहाँ की बात थोड़ी डिटेल में करेंगे सबसे आखिर में। और उसके पहले जल्दी से एक ओवरव्यू बाकी की 4 स्टेट्स का लेंगे। तो पिछली बार यानी 2018 की बात करें तो मिजोरम की, क्योंकि सबसे पहले हम बात मिजोरम की कर रहे हैं, तो मिजोरम की टोटल 40 सीट में से मीजो नेशनल फ्रंट को मेजोरिटी 26 सीट्स मिली थी और उनकी सरकार बनी थी। इस बार एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल्स के हिसाब से मिजोरम में हंग असेंबली होने वाली है, क्योंकि यहां जो 3 बड़ी पार्टीज हैं, एमएनएफ, कांग्रेस और जेडपीएम, विच स्टैंड्स फॉर जोरम पीपल्स मूवमेंट, इन सबको लगभग सेम सीट्स मिलती दिख रही है। वैसे मैं बता दूं कि ये ओपिनियन पोल है, इसके बाद फिर एग्जिट पोल भी होता है और उसके बाद फिर कहीं जाके असली रिजल्ट आते हैं। तो इसको आप एक लिमिटेड इस पे भरोसा रखिएगा कि हम ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं, जिनके हिसाब से यहाँ पर एक हंग असेंबली होने वाली है। मिजोरम में बीजेपी एक नॉन फैक्टर है। पिछली बार बीजेपी को यहाँ एक सीट मिली थी। रिसेंटली इलेक्शन रिलेटेड न्यूज में मैंने देखा था कि मिजोरम में राहुल गांधी वहाँ एक पद यात्रा कर रहे थे। तो छोटी स्टेट है लेकिन एंड ऑफ द डे एक स्टेट तो है ही। अभिषेक, आप क्या ऐड करना चाहते हैं मिजोरम को लेकर? मिजोरम में जैसे आपने कहा कि तीन मेन कंटेंडर है। एक तो जो अभी सत्तारूढ़ एमएनएफ और कांग्रेस और जेएमपीएम जोराम पीपल्स मूवमेंट। जो जेएमपीएम है, इसे मैं बताऊं, ये छोटी 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 एक कई पार्टियों का एक अलायंस है। वो जेएमपीएम है और काफी छोटा स्टेट है, 40 सीटें है। और इस बार जो फैक्टर ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है एमएनएफ के अगेंस्ट में। पर जो उसके जो खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जो वोट जा रहा है, सरकार के खिलाफ वोट जा रहा है, वो बट रहा है कांग्रेस और जेएमपीएफ में। जैसे आपने कहा कि ओपिनियन पोल बता रहे कि हंग असेंबली हो सकती है जब इसके रिजल्ट आएंगे, तो उसका कारण यही है क्योंकि जो सरकार के विरुद्ध नाराजगी है लोगों में, वो वोट किसी एक पार्टी को नहीं जाते हुए दिख रहा है। वो कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी को बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में सबसे पहले वोटिंग है, 7 नवंबर को वोटिंग है। उसके रिजल्ट साथ में 3 दिसंबर को सभी पांचों राज्यों के रिजल्ट आएंगे। उसके साथ ही 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब आते हैं तेलंगाना पर, जहां टोटल 119 सीट्स हैं। पिछली बार केसीआर की जो टीआरएस है, जो अब बीआरएस हो चुकी है, उसने 119 में से 88 सीट्स जीत के आराम से मेजोरिटी हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस को 19 सीट्स मिली थी और ओवैसी की एआईएमआईएम को 7 सीट मिली थी। यहाँ भी बीजेपी कम से कम पिछली बार तो नॉन फैक्टर थी, क्योंकि उन्हें एक सीट यहाँ मिली थी। हालांकि हमने देखा कि बीजेपी ने हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की। और ओपिनियन पोल्स की माने तो उसका हमें फर्क दिख भी सकता है इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि हो सकता है बीजेपी इस बार एक की जगह 5 से 11 सीट जीत सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ओपिनियन पोल्स के हिसाब से यहां इस बार कांग्रेस जीत सकती है, मतलब टीआरएस हार सकती है। हम सब जानते हैं कि तेलंगाना एक नई स्टेट है और यहाँ जो पहला चुनाव है वो ही 2014 में हुआ था। तो ओपिनियन पोल्स की माने तो यहाँ फर्स्ट टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट एक्चुअली बन सकती है। अभिषेक, देखा जाए तो यहाँ काफी कुछ स्टेक पर है। बीजेपी साउथ में अपनी टैली बढ़ाना चाहती है। केसीआर जो है वो अपना एक तरह से जो गढ़ है वो बचाना चाहते हैं। और कांग्रेस कर्नाटका के बाद एक और साउथ स्टेट गेन करना चाहती है। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तीन, जैसे शोएब ने कहा कि अब एक पार्टियां है, बीआरएस जिसका पहले नाम टीआरएस था, चंद्रशेखर राव की पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी ने काफी कोशिश की थी कि तेलंगाना में अपनी एक जमीन बनाने की कोशिश की थी, वहाँ पे काफी एफर्ट लगाए थे, जिसका उनको रिजल्ट हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में देखने को मिला था। पर पिछले कुछ समय में ये हुआ है कि बीजेपी ने जितना कोशिश की उतनी वो जमीन गेन नहीं कर पाई तेलंगाना में।
इसलिए ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि उनको जो बीजेपी की जो पोजीशन है वो एक कोई मेजर एक अपोजिशन की नहीं है, मार्जिनल प्लेयर की है। उनको 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है। और इसका जो फायदा है कि बीजेपी ज्यादा जमीन गेन नहीं कर पाई, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। वहां पे तेलंगाना में सीधी फाइट है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। बीआरएस एस चंद्रशेखर राव की पीछे 10 साल से गवर्नमेंट है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उसके एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट में जो वोट जाते हुए दिख रहे हैं वो सीधे सीधे कांग्रेस को जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी पहले। तो इसलिए डायरेक्ट फाइट दिख रही है तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस के बीच में। ये जो सभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, सबसे आखिरी में तेलंगाना में वोटिंग होगी 30 नवंबर को। और इसके जो रिजल्ट है वो आएगी 3 दिसंबर को। ठीक है, तो तेलंगाना को लेकर जो एक बात चलती है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस का क्या होगा नेशनल इलेक्शन में, क्योंकि केसीआर शायद इंडिया अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन नेशनल इलेक्शन पर जितना इम्पैक्ट इसका इंडिया अलायंस या कांग्रेस और बीआरएस के रिश्तों पर है, उतना ही इम्पैक्ट आप बीजेपी पर भी देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी मैक्स आउट हो चुकी है हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ में, और अब उन्हें एक्चुअली गेन करना वो चाहते थे साउथ में, जो यहाँ पर एटलीस्ट स्टेट इलेक्शंस के दौरान तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले हमने कर्नाटका के भी रिजल्ट देखे और अब जो तेलंगाना के ओपिनियन पोल्स हैं। खैर, अब हम आते हैं हमारी हिंदी बेल्ट की 3 स्टेट पर। बात स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस की यहाँ फिलहाल जो सरकार है, उन्होंने 2018 में से 18 में 90 में से 68 सीट्स जीती थी। बीजेपी को यहां सिर्फ 15 सीट्स मिली थी, और इस बार के ओपिनियन पोल्स के हिसाब से बीजेपी यहां अपनी टैली बढ़ाने वाली है। लेकिन फिर भी स्लाइट एज यहां कांग्रेस को ही मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने अपनी नई स्ट्रैटेजी हिंदी बेल्ट में लगाई है, और वो ये है कि सिटिंग एमपीज, यूनियन मिनिस्टर्स को भी एमएलए इलेक्शन में उतारा गया है। इस स्ट्रैटेजी पर हम और डिटेल में जाएंगे एमपी के डिस्कशन में, क्योंकि वहां ये काफी बड़े नंबर्स में दिखी है ये वाली स्ट्रैटेजी। बट ओवरऑल छत्तीसगढ़ के बारे में अभिषेक, क्या ख्याल है आपका? छत्तीसगढ़ में जैसे आपने कहा कि अभी वहाँ पे भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। और उसके पहले रमन सिंह की सरकार थी। पिछले बार एक तरह के 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार आई थी, 68 सीटें मिली थी 90 में से उनको। इस बार भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं एडवांटेज कांग्रेस को है। पर हो सकता है कि कांग्रेस की टैली कम हो, बट एडवांटेज कांग्रेस को है। बीजेपी अपना गेन इसमें यहाँ पे सीटें बढ़ाती भी दिख सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने ये है कि वो चैलेंज ये है कि रमन सिंह के बाद एक दूसरी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई, वो एक नया चेहरा नहीं ला पाई है। रमन सिंह ही वहाँ पे सबसे बड़े नेता है। पिछले 5 सालों में देखे तो आपने रमन सिंह का ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा। वो एक 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 बीजेपी ने की तरफ से एक मेन फेस नहीं थे। बट अब इलेक्शन जैसे से आया है तो चूंकि बीजेपी के पास दूसरा एक लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई थी 5 साल में, उनको वापस रमन सिंह को लाना पड़ रहा है। यही डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे कोई एक लोकल लेवल पे बीजेपी के पास रमन सिंह के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो कि मतदाताओं में उस चेहरे की एक अपील हो। यहाँ पे भी जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है उनके चेहरे के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या होगा। अभी बोला जा रहा है एडवांटेज कांग्रेस को है, बट इलेक्शन में चुनाव में कुछ कहना मुश्किल रहता है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी पता पड़ता है कि क्या हुआ है, किस तरफ ऊँट ने करवट ली है। क्योंकि सब ओपिनियन पोल रहते हैं, एग्जिट पोल रहते हैं, पर लास्ट में जब वोटर वोट करता है तो किन मुद्दों पे वोट करता है वो काफी अलग रहते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो सोचा जाता है उससे रिजल्ट काफी अलग आते हैं। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या रिजल्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फेसेस में वोटिंग होगी। पहले फेस में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। और जो दूसरा फेस है उसमें 17 नवंबर को वोटिंग होगी। और इसका भी रिजल्ट सभी 5 राज्यों के साथ में 3 दिसंबर को आएगा। अभिषेक ने जो कहा कि नेशनल लेवल पर तो बीजेपी के पास ऑब्वियसली चेहरे हैं, एक चेहरा ही काफी है। लेकिन स्टेट लेवल्स पर ये चेहरे, नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, अगर आप दूसरी स्टेट्स भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी के
जो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, उनके कितने बड़े चेहरे हैं उनकी स्टेट में, ये आपको एक दो एक्सेप्शन के अलावा दिखेगा कि ज्यादा बड़े वो चेहरे हैं नहीं। लेकिन ठीक है, पधारो हमारे देश। राजस्थान की असेंबली में 200 सीट्स हैं, राजस्थान की अब बात करेंगे। तो पिछली बार कांग्रेस ने 200 में से 100 सीट्स जीती थी और बीजेपी ने 73 सीट्स जीती थी। अशोक गहलोत की यहाँ पे सरकार बनी। राजस्थान के बारे में आता है कि हर चुनाव में सरकार बदलती है और ओपिनियन पोल्स के हिसाब से यहाँ यही होता दिख रहा है, बीजेपी की यहाँ सरकार बन सकती है। वैसे अभिषेक, सीएम फेस पर बीजेपी में थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर है। कांग्रेस में भी हमने देखा है कि दो चेहरे चल ही रहे हैं। तो पता नहीं यहाँ पे जो भी जीतेगा सीएम कौन होगा, वो भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। जैसे कि आपने कहा कि राजस्थान में बोला जाता है कि यहाँ पे रोटी पलटने का रिवाज है, यानी एक साल कांग्रेस, एक टर्म कांग्रेस जीती, एक टर्म बीजेपी आती है। तो ये एक काफी सालों से आपने देखा होगा ये ट्रेंड चलता आ रहा है। इस समय जो बीजेपी के पास मुश्किल है, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई रमन सिंह के अलावा कोई एक दूसरा मजबूत लीडर नहीं है। राजस्थान में दिक्कत बीजेपी की दूसरी है। वहां पे एक लीडर ही लीडर है, कई नेता है जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार समझते हैं। वसुंधरा राजे हो गया, गजेंद्र सिंह शेखावत शेखावत हो गया, राजवर्धन सिंह राठौर हो गए, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी वो हो गए। तो ऐसे कई नेता है जो कि एक कंटेंडेंट है मुख्यमंत्री के लिए, और आपस में इनमें फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये फ्रिक्शन बीजेपी कैसे सॉर्ट आउट करेगी इन सभी बड़े नेताओं के बीच में, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी चैलेंज है। पूरे 5 साल हमने देखा है वहाँ पे कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में एक काफी मनमुटाव देखने को मिला था, काफी इच्छातानी रही थी। बीच में सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों को लेके गुस्सा रूट के मानेसर भी चला गए थे और कोशिश की थी कि सरकार गिराने की कोशिश भी हुई थी। तो काफी राजस्थान में ये है कि दोनों ही पार्टियों में जो वहाँ के लोकल जो नेता है, बड़े नेता है, उनमें ही आपस में फ्रिक्शन है। जो पार्टी इसको सेटल कर लेगी, जो मिलजुल के चुनाव लड़ लेगी पार्टी, उसको बेनिफिट होगा। इंटरेस्टिंग हमेशा ये होता है कि सेंटर में बीजेपी का हमेशा ये कहना होता है कि भाई मोदी वर्सेस हु, मतलब आप अपोजिशन का फेस कौन है बताओ फटाफट अगले 5 मिनट में। लेकिन स्टेट्स में आप ये मोस्टली देखेंगे, स्पेशली इन 3 स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर आप मोस्टली ये देख रहे हैं कि एक क्लियर फेस बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। इनफैक्ट पिछले कुछ चुनावों में भी स्टेट लेवल पर बीजेपी की तरफ से पहले से ये नहीं कह दिया जाता है कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर फेस ये रहेगा। स्टेट्स में भी मोदी वर्सेस एक्स वाई जेड यही चलते रहता है। खैर, अब जो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, एमपी तो एक्चुअली अजब है ही, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में 230 में से 114 सीट्स लाके सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, बट फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना पाला बदल लिया, वो बीजेपी में चले गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। चीफ मिनिस्टर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान बन गए, जिनको हमारे यहाँ हमारी स्टेट में बड़े प्यार से मामा जी बुलाया जाता है। तो ओपिनियन पोल्स की माने तो बहुत स्लाइट एज यहाँ कांग्रेस को मिलती दिख रही है ओपिनियन पोल्स के हिसाब से। एमपी के बारे में पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अभिषेक, बड़े नेताओं का यहाँ पर क्या स्टेक है? एमपी में आपको कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मिलेंगे, दिग्विजय सिंह मिल जाएंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, पर इन दोनों का भी क्या कुछ दाव पर है? कांग्रेस की तरफ से कौन से बड़े चेहरे हैं अभिषेक, और उनका क्या दाव पर? कांग्रेस की तरफ से देखा कि सबसे बड़े जो दो चेहरे हैं एमपी में, वो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। और आपने पूछा क्या स्टेक में है, तो स्टेक पे है कि हो सकता है कि इनके लिए ये आखिरी इलेक्शन हो, क्योंकि उम्र का एक फैक्टर है। तो और आखिरी इलेक्शन हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा स्टेक पे है कि आखिरी इलेक्शन में ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जीता जाए। जिस तरह से जैसे आपने कहा कि 2018 में कांग्रेस को लगभग बहुमत के करीब पहुंची थी, 18 महीने सरकार चलाई, और जिस तरह से सरकार गिरी, वो कहीं ना कहीं वो एक दुख बोले वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मन में है, और वो उसका एक तरह से बदला लेना चाहते हैं कि वो इस बार बीजेपी को हराए और वापस इलेक्शन बनाए। तो काफी बड़ा एक चीज स्टैक पे है कि दोनों के लास्ट इलेक्शन है, और ये लास्ट इलेक्शन है, उसके बाद दोनों अपने बेटों को भी सेटल करना चाहते हैं। अगर वो इलेक्शन जीतेंगे तो फिर वो अपने बेटों को
सेटल कर पाएंगे। एक तरह से वो एक जनरेशन जो में एक नेक्स्ट जनरेशन दूसरी जनरेशन पे एक जो सत्ता जाती है या पावर जाती है, वो एक पावर शिफ्ट हो सकेगी। तो ये दो चीजें इन दोनों बड़े नेताओं के लिए इलेक्शन दांव पे है। ठीक है, अब अगर आप बीजेपी की तरफ देखेंगे तो सीएम खुद शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछला चुनाव हारे थे और इसीलिए उनकी सरकार बनी नहीं थी, तो वो हारे हुए एक सीएम है। कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार चुनावी मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके कैंप के जो नेता हैं, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, ये सब कहाँ खड़े हैं बीजेपी की तरफ से? अभिषेक क्या स्टेक पर है? बीजेपी के लिए एक 20 साल से, लगभग 20 साल से बीजेपी की सरकार है। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी। तो एक 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए देखने को मिला होगा कि इस बार बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेताओं को, मध्य प्रदेश में सारे बड़े नेताओं के इलेक्शन लड़ा दिया, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, नयन सिंह तोमर हो, प्रहलाद प्रहलाद पटेल हो, या राकेश सिंह हो, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जो सांसद है जबलपुर से, वो हो। तो सभी बड़े नेताओं को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। और इस बार कोई एक एक चेहरे पे नहीं जा रही, किसी जैसे पहले देखने का देखा था कि हमने शिवराज सिंह के चौहान के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ती थी, वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहते थे। इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे भी जो चेहरा है बीजेपी का एमपी में, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे नारा भी जो बीजेपी का है वो ये है कि एमपी के मन में मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि पता है बीजेपी को कि एक 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक फटीग फैक्टर है। तो उसको काउंटर करने के लिए कोई बड़ा एक चेहरा नहीं देते हुए एक प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और सभी बड़े नेताओं को उतार दिया है। एक काफी प्रतीक्षा दांव पे लगा दी है। अब इंटरेस्टिंग होगा अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो किसको सीएम बनाया जा सकता है। जो बड़े नेता, इसकी मैं एक और बार बात करना चाहूंगा अभिषेक आपसे, कि कुछ नेता हैं जो लोकसभा, राज्यसभा, मिनिस्ट्रीज, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो भी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या अगर वो चुनाव जीत गए तो क्या वो एमपी की विधानसभा में दिखाई देंगे? अ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो सकता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो पार्टी आला कमान ही जानता है कि चुनाव जीतने के बाद इन बड़े नेताओं को, जिनको चुनाव लड़ाया गया है, उनको क्या होगा। यहाँ पे कई बड़े नेता है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय है, वो पब्लिकली पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं कि मैं के विधायक का चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। तो आप इंडिकेशन समझ लीजिए कि किस तरह को इंडिकेट कर रहे थे। आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही कि ये सिर्फ आला कमान बता सकता है कि अगर चुनाव जीते तो क्या होगा। क्योंकि यूजुअली ये आला कमान और सिर्फ दिल्ली से बात पता चलेगी कि आगे क्या होगा, वो यूजुअली कांग्रेस में हुआ करता था, वो बीजेपी में नहीं हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये गंगा जो है वो पलट चुकी है, क्योंकि अब ये बीजेपी में ज्यादा दिखाई देता है, कांग्रेस में इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है। खैर, अभिषेक, एंड में अगर आप कुछ दो तीन इश्यूज बताना चाहें एमपी में, हमारी तरफ से क्या बड़े इश्यूज हैं चुनाव के लिए, या फिर वही जो यूजुअल हर जगह चलता है वही सब चल रहा है कि इशू तो कुछ नहीं है, आप किसी भी चीज का इशू बना के हवा को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे सही में देखें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था कि यहाँ बीजेपी पास से कोई इशू नहीं था। कांग्रेस एक तरह से एक जो इलेक्शन कैंपेन की थी उसकी एक लाइन सेट कर रही थी। काफी कुछ मुद्दे, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, जिस तरह से उनकी सरकार गई थी, इन मुद्दों पे वो बाधा घेरने की कोशिश की कर रही थी। तो बट ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा है कि आप पूरे प्रदेश में जाए और ये देखने को मिले कि अरे नहीं, इस तरफ लड़ चलिए, ये इशू है, ये मुद्दा है, इस आधार पे वोट पड़ेगी। ये जो इलेक्शन डिसाइड होगा, ये 3 फैक्टर पर डिसाइड होगा। 3 बड़े जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है बागियों का फैक्टर। दोनों पार्टियों में बागी उम्मीदवार है। कांग्रेस की बात करें तो आज की तारीख में लगभग 50 के करीब बागी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में है। और बीजेपी की बात करें तो 60 से 65 बागी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से है। ये ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस या बीजेपी से टिकट नहीं मिला, ये बागी होके अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बागी फैक्टर है। कौन सी पार्टी इन बागियों को मैनेज कर पाएगी। कई बागियों ने नॉमिनेशन भर दी है। यहाँ पे 2 नवंबर को आखिरी तारीख है हमने नामांकन वापस लेने की। तो 2 नवंबर तक कौन सी पार्टी अपने बागियों को मना पाएगी, और कितने नामांकन जो फाइल हुए बागियों के,
वो वापस हो गए, जिस पार्टी ने बेटर मैनेज कर लिया उसको एडवांटेज रहेगा। अगर बागी है किसी की पार्टी के, तो अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वो नुकसान पहुंचाएगा, ये आप सबको पता है। तो एक जो बागी उम्मीदवार का फैक्टर है, ये काफी बड़ा फैक्टर है, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में बागी है। ना सिर्फ बीजेपी में और कांग्रेस में भी, दोनों ही पार्टी में काफी बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार है। दूसरा जो फैक्टर है कि जो शिवराज सिंह चौहान है, इलेक्शन के पहले 4-5 महीने पहले लाडली बहना करके जो स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें यहाँ पे 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने पहले 1,000 रुपए इनके अकाउंट में जा रहे थे, और इलेक्शन के भी पहले 2 महीने पहले 1,200 रुपये 1,250 रुपये इनके अकाउंट में जाने लगे। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये 1,200 महिलाओं को जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम का, इसमें कितनी महिलाएं ऑलरेडी बीजेपी की वोटर थी, और इस स्कीम के थ्रू इन 1.25 करोड़ में से कितने नए वोटर बीजेपी अपनी तरफ महिला वोटरों को जोड़ पाती है, ये एक फैक्टर हो सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि कांग्रेस कैसे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस जानी जाती है कि सेल्फ गोल करने के लिए, कुछ समय पहले तक देखे, अगर हम 1 महीने पहले तक देखें, कि कांग्रेस काफी अच्छी थी, यूनाइटेड दिख रही थी। पर जब से टिकट का बंटवारा हुआ है, जब टिकट दिए गए हैं, तो कांग्रेस में कुछ भी एक यूनिटी नहीं दिख रही है। जो दोनों बड़े नेता है, आपने उनके बयान सुने होंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बातें कर रहे हैं। भले ही बयान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहे हो, बट कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, जिस तरह से टिकट बांटे गए दोनों को, जो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनमें कुछ ना कुछ मन मुटाव हो गया है। पीछे 15-20 दिन पहले तो एक साथ दिख रहे थे, पर जब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उनमें मन मुटाव हुए। तो ये देखना होगा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने जो मन मुटाव है कितनी जल्दी वो रिजॉल्व करते हैं, और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती है। ये एक फैक्टर रहेगा। तो ये जो 3 फैक्टर है, एक तो बागी उम्मीदवार, लाडली बहना योजना, और कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, कांग्रेस को सेल्फ गोल ना करे, तो इन 3 फैक्टरों पे जो एमपी है, उस एमपी इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड होगा। आपने बड़ी अच्छी एक बात पे पॉइंट किया, कपड़ा फाड़, जो मीडिया में कवर भी हुआ था कि कपड़ा फाड़ राजनीति इस बार है। तो रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर पर। इसकी इन चुनाव की अगली बात हम रिजल्ट आने के बाद ही करेंगे। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मैं आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर।